शो अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस आता है स्क्रीन पे, आप उस पर अपना नाम और नंबर मुझे भेज देना, आई गेट बैक टू यू। मेरे ख्याल से पेशेंटली लोग लाइंस में वेट करें। लेट्स टेक द अदर कॉलर। हेलो जी साहब, वालेकुम अस्सलाम। ये सवाल पूछना था, स्पेशल लीव मिली है अक्टूबर 2011 में। 2011 में आपको मिली, ठीक है। अक्टूबर जी। और ये अब अक्टूबर में जो है वो 6 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके लिए ILR के लिए अप्लाई करना। तो उसमें जो फॉर्म है, सेट ऑफ फॉर्म आएगा कि FLR DL फॉर्म आएगा? डिस्क्रेशनरी लीव, मुझे वो, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, मुझे वो चेक करना पड़ेगा, लेकिन FLR तो नहीं है इतना, तो फर्दर लीव टू रिमेन का फॉर्म है। आपकी सेटलमेंट है, मुझे भी याद नहीं कि डिस्क्रिशनरी लीव का सेट ओ है या कोई और फॉर्म है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। अभी मैंने कुछ ऐसा पहले किसी की डाली और दिमाग में मेरे वो नहीं है कि कौन सा फॉर्म था, लेकिन सेट SET वाला फॉर्म होगा, बिकॉज FLR जो फॉर्म्स होते हैं वो फर्दर लीव के लिए, और आपकी तो सेटलमेंट ड्यू है, बट आई एम प्रीटी श्योर सेट ओ है, लेकिन प्लीज़ एक दफ़ा मुझसे चेक करवा लीजिएगा बाद में। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शहजाद साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे कजन थे डॉक्टर, आपको ज़्यादा पता हो कि वीज़ा होता है वो जो आके प्लैब करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। जी मैम। तो वो अभी उनका इंडेफिनिट ड्यू है दोनों, मतलब उनके 2 बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, बड़ा 5 साल का और छोटा 1.5 साल का है। और क्वेश्चन ये है कि इंडेफिनिट अब ड्यू है, तो क्या वो बच्चों के भी इंडेफिनिट अप्लाई करें या सिर्फ अपने करें और बाद में बच्चों के नेचुरलाइजेशन के लिए कर लें? थैंक यू मैम। मैम बेहतर ये है कि वो अपना इंडेफिनिट ले लें, और बच्चों की नेशनलाइजेशन नहीं होती, रजिस्ट्रेशन होती है। और क्योंकि बच्चे लंदन में पैदा हुए हैं, UK के अंदर, बाद में अगर माँ बाप को इंडेफिनिट मिल जाए तो वो बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फॉर ब्रिटिश पासपोर्ट। तो बेहतर ये है कि अपना इंडेफिनिट करवा लें और उसके बाद बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवा लें। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एक सवाल पूछना था आपसे। जी जी बिल्कुल पूछिए। हाँ जी, हमने टीवी बंद है, फोन पे जवाब दीजिएगा प्लीज। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि अगर वो फ़ोन रखें ना जब तक मैं आपका जवाब ना दे दूँ, वरना नॉर्मली हम रिक्वेस्ट करते हैं आप फ़ोन रखते हैं, तो होपफुली आपकी कॉल नहीं कटेगी। बोलें। ठीक है, वो आपसे ये पूछना है कि हमारे भाई है, उनके पास इटालियन नेशनलिटी है। उन्होंने, मेरे भाई ने आना है दिसंबर में आना है, दिसंबर में या जनवरी में उनका प्रोग्राम है इधर आने का। क्या वो सेट हो सकते हैं, आके इधर काम भी कर सकते हैं और मुस्तकिल रह सकते हैं? और इटालियन नेशनैलिटी है, बिल्कुल जी। इस वक्त जो EU के लोग हैं उनको फ्री मूवमेंट की इजाज़त है, वो इधर आके बिल्कुल काम कर सकते हैं और सेट भी हो सकते हैं। बिकॉज काम के लिए उनको ऑफकोर्स पहले NI नंबर अप्लाई करना पड़ेगा, और जब उनके पास NI नंबर आ जाए वो आराम से खुला यहाँ काम कर सकते हैं, बिकॉज फ्री मूवमेंट के तहत उनको इजाज़त है। और जब इस वक्त जो लॉ है, जब 5 साल उनको इस मुल्क में काम करते हो जाएं तो वो डायरेक्ट सेटलमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो उन्होंने जनवरी फरवरी में आना है नेक्स्ट ईयर? हाँ ठीक है, आराम, अभी तक तो यही कानून है, अल्लाह ना करे जनवरी फरवरी तक चेंज हो जाए, लेकिन नज़र नहीं आ रहा मुझे अनकरीब ये चेंज होगा। अच्छा, तो दूसरा ये पूछना था कि एक और सवाल, मेरे बच्चों के पास ये फैमिली वीजे के तौर पे आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने, हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ जी, उन्होंने इंडेफिनिट स्टे के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, 5 महीने हो गए, कोई नहीं उनका आंसर आया होम ऑफिस वालों का। और उनको इंडेफिनिट किस बेस पे उन्होंने अप्लाई किया हुआ है? या मेरे हस्बैंड होते हैं, उन्होंने बुलाया था बच्चों को और मुझे फैमिली को। चलें ठीक है, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। मैं आपको ये बताऊँ कि जहाँ तक बात है किस बेस पे किया, वो तो फिर केस स्पेसिफिक है, लेकिन टाइम इस वक्त होम ऑफिस बहुत लगा रहा है, तो आप सब्र से काम लें, इंशाल्लाह अनकरीब आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो। हेलो तारक जी। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा जी, मैंने आपको पूछना था, मेरे को नेशनल स्टैंप मिली थी 2012 में। ठीक है सर। तो अभी मेरे को ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना है 2017 में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कौन सा टेस्ट पास करना पड़ेगा? थैंक यू सर। सर जी, एक लाइफ इन द UK,
और एक नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट आ गई है तो वो शायद आपको नया देना पड़े। लाइफ इन द यूके नॉर्मली वही रहता है, लेकिन आपको चेक कर लीजिएगा आपने कब किया है, या बाद में कांटेक्ट कर लें, मैं आपकी डेट देख के जो लास्ट टाइम आपने किया है मैं चेक कर दूं। लेकिन लाइफ इन द यूके नॉर्मली वही रहता है, उसमें कोई तब्दीली या दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती। बट इंग्लिश वाला टेस्ट आपको दोबारा करना पड़ेगा, अनलेस होम ऑफिस ने कहा है कि जो टेस्ट आपने पहले दिया था वो अभी भी लिस्ट में है, चाहे एक्सपायर हो गया हो हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो मिस्टर तारिक, कैसे हो आप? ठीक हो सर? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू। सर मैं आपका ज़रा टाइम लूँगा, 2 क्विक क्वेश्चन पूछने थे आपसे प्लीज। बिल्कुल सर। मैं 2010 में आया था स्टूडेंट वीज़ा पे, और मेरा वीज़ा 2014 में एक्सपायर हो चुका था। तो अभी मेरा बच्चा 4.5 साल का हो चुका है। मेरे ख्याल से हम उसकी फाइल 7 साल के बाद लगा सकते हैं ना? मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। अगला और दूसरा था कि मेरे को जब वो 2 साल का था, मैं चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड वर्किंग टैक्स क्रेडिट मेरी वाइफ को लग गया था। मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, वो मेरे को लग गए और मेरे को मिलने लग गए। अभी लास्ट ईयर उन्होंने मेरे को बोला प्रूफ दैट यू हैव रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स, वो मैं प्रूफ नहीं कर पाया। अभी वो मेरे से पैसे वापस मांग गए हैं और वो मैं पिछले साल से वापस दे भी रहा हूँ उनको। बट चाइल्ड बेनिफिट मेरा अभी भी चल रहा है। मैंने चाइल्ड बेनिफिट वालों को फोन किया, मैंने बोला कि मैं चाइल्ड बेनिफिट बंद करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मेरा बच्चा 7 साल का हो ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम आए। वो बोलते हैं यू आर एलिजिबल फॉर इट, यू डोंट नीड टू क्लोज इट। तो ये 2 क्वेश्चन थे मेरे प्लीज। ठीक है, देखिए और सॉरी वन मोर थिंग, सॉरी बोले वो थी कि जब 7 साल के बाद हमें कौन सा परमिट मिलता है, बच्चे को क्या मिलता है परमिट और मेरे को क्या परमिट मिलता है, इसके चांसेस होते हैं कि नहीं होते? ऑलराइट, थैंक यू जी। देखें, जहाँ तक बात है एप्लीकेशन की, मैं किसी को एडवोकेट नहीं करता कि ओवरस्टे करें और कभी अप्लाई ना करें टाइम पे, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। आपको इन्फॉर्मेशन जनरली दे देता हूँ कि जब 7 साल आपके बच्चे को हो जाए तो ऑफकोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर द इमिग्रेशन रूल, जिसमें ये है कि अगर बच्चे को यहाँ 7 साल हो गए हैं एंड इट इज़ अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूके, और आपको प्रूव करना है कि वाई वुड बी अनरीजनेबल। अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो माँ बाप को डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस भी बच्चे के साथ 2.5 साल का वीज़ा मिलता है, अगर आपकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन होती है। अभी कानून क्या है, फ्यूचर में क्या, वो बड़ा केस स्पेसिफिक है और हर इंडिविजुअल का डिफरेंट तरीके से केस देखा जाता है। जनरली अगर देखें प्रैक्टिस में क्या हो रहा है कि होम ऑफिस जो बच्चों की ठीक उम्र 7 साल की है, अगर खुदा न खास्ता उनको कोई और इलनेस है, कोई मेंटल इनकैपेसिटी है तो उनको दे रहे हैं, लेकिन जो ठीक है बिल्कुल हेल्थ वाइज तो कह रहे हैं कि नहीं जी 7 साल तो लॉ में हमने लिखा है, लेकिन जो सेकंड उसकी शर्त है कि वाई वुड इट बी अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू गो बैक, वो पूरी नहीं होती और उनको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि कोर्ट में भी काफ़ी इसके केसेस आए हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया था जिसमें जज ने बोला कि जिस बच्चे की उम्र 11 से ऊपर हो गई है, यानी कि उसको 4 साल के बाद 7 साल इधर हुए हैं, उसका तो बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है। बट अगेन एक रिसेंटली एक और केस आया है जिसमें जज ने बोला है कि नहीं 7 साल इज़ इनफ एक बच्चे के लिए अपनी लाइफ को यहाँ स्टैब्लिश करने के लिए, नो रिगार्डलेस ऑफ एज क्या है उसकी। तो कहने का मतलब कि बड़ा मूवमेंट हो रही है केस के अंदर, सिर्फ सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो ये लॉ का कहता है कि वाई वुड बी अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू गो बैक। तो ये बड़ा केस स्पेसिफिक होता है। आपने बोला कि जी बेनिफिट्स हमने लिए, बिल्कुल ये अभी बेनिफिट एजेंसीज़ का प्रॉब्लम है कि वो टेली नहीं कर सकते इमिग्रेशन स्टेटसेस को। अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, जिस तरह उनको पता चल रहा है तो वो लोगों को मना कर रहे हैं या प्रूफ मांगते हैं। चाइल्ड बेनिफिट एंटाइटलमेंट हर बच्चे की इस मुल्क के अंदर, तो इस वजह से क्योंकि टोटली डिफरेंट चीज़ है। जबकि जो क्रेडिट्स हैं वो वर्क रिलेटेड हैं, तो यानी कि आपने कभी टैक्स नहीं दिया तो आप क्रेडिट भी किस तरह लेंगे, बिकॉज आप लीगली इस कंट्री में कभी काम नहीं किया। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि येस ये सारी चीज़ें फैक्टर इन होती हैं, लेकिन जो ये 7 साल की एप्लीकेशन होती है ज़्यादातर सेक्रेटरी स्टेट की फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर एप्लीकेशन होती है। तो अभी तक जो देखने में आया है, अभी तक, कल लॉ ये चेंज हो सकता है, होम ऑफिस की पॉलिसी चेंज हो सकती है, लेकिन अभी जो देखने में आया है कि जो लोग क्रेडिट्स भी ले रहे हैं वो उसको ओवरलुक कर लेते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कि जी बच्चे को हम वीज़ा दे रहे हैं तो ठीक है, अगर क्रेडिट भी लिया तो हम फिर भी देते हैं इनको, लेकिन आपके केस में तो आप उनको पैसे वापस भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। ये मैंने आपको 2 सवाल पूछने थे। जी जी पूछिए। तो मैंने पहले मुझे वीजा मिला है बच्चों के थ्रू 2.5 साल का। जी मेरा पहले मैंने आपको एक्सटेंशन के लिए पेपर भेजे हैं जो मार्च में मेरा फिनिश हो जाना था।
तो मार्च में मैंने पेपर डाले थे तो उन्होंने मेरी फीस नहीं निकाली थी, तभी उसमें मेरे बायोमेट्रिक हो गए थे। तो तब जब वो उसने 30 दिन में मेरा पेपर वापस भेज दिया और उसने ये एप्लीकेशन ना डाली हुई थी कि भाई 30 दिन में आप अपने पेपर दोबारा सबमिट करो। तो मैंने 30 दिन में फिर दोबारा सबमिट कर दिए पेपर, तो उन्होंने मेरी फीस भी निकाल ली। तो वो बायोमेट्रिक उसमें दोबारा बायोमेट्रिक नहीं हुए हमारे। तो जो दूसरा सवाल ये है मेरा, तो मेरा बच्चे जो दो यहाँ हैं वो एक 8 साल का है, एक 10 साल का है। तो जो 7 साल का है उसका मैं बना सकता हूँ ब्रिटिश पासपोर्ट कि नहीं, यही सवाल है मेरा। थैंक यू जी। देखें, पहली बात ये है कि कभी कभी जब आप एप्लीकेशन डालते हैं और होम ऑफिस पैसे ना ले सकें तो इंस्टेड ऑफ पूरी एप्लीकेशन भेजने के वो सिर्फ आपको एक पेज भेजते हैं जो पेमेंट पेज होता है और कहते हैं जी आप पे कर दें। जब आप वो करते हैं तो दोबारा बायोमेट्रिक नहीं होता। लेकिन अगर वो पूरी एप्लीकेशन भेज दें, फिर जब आप दोबारा भेजते हैं, आप नई एप्लीकेशन बना के भेजते हैं तो उस पर बायोमेट्रिक होता है। तो अगर कोई, मुझे नहीं पता कि इसमें से कौन सी चीज़ आपके साथ हुई कि सिर्फ उन्होंने एक पेज भेजा है कि आप पेमेंट कर दें, फिर पुरानी एप्लीकेशन ही वैलिड रहती है, तो वो मुझे नहीं पता बिकॉज मैंने आपके पेपर नहीं पढ़े। जहाँ तक बात है बच्चों के पासपोर्ट के लिए, तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि बच्चों का डायरेक्ट पासपोर्ट नहीं होता, पहले रजिस्ट्रेशन होती है। और रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चे को यहाँ 10 साल अपने पूरे करने होते हैं, या उसके वालदैन के पास ब्रिटिश पासपोर्ट या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आ जाए और बच्चा यहाँ पैदा हुआ हो। तो आपके केस में बच्चे ने सिर्फ 7 साल यहाँ पूरे किए हैं और एक ने 8 साल किए हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन ब्रिटिश पासपोर्ट एज अ ब्रिटिश सिटीज़न नहीं कर सकते जब तक 10 साल पूरे नहीं हो, सब्जेक्ट टू कि वो इधर पैदा हुए हों। अगेन वो रजिस्ट्रेशन होती है ब्रिटिश सिटीजनशिप की, पासपोर्ट बात की बात है। थैंक यू फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी तारिक साहब, आई वुड रियली पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, आप काफी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस प्रोग्राम में। नहीं, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, आपका 2 सिबलिंग्स, जी, जी। 2 बहनें हैं, दोनों ब्रिटिश हैं और मैं खुद Tier 2 पे हूँ। ठीक है, which is a dependent, I've got sponsor from my company where I'm working. ठीक है। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, so they annually they visit us on visit and they go back. तो इस दफा मेरा ये प्लान बन रहा था कि is there any way I can apply for their indefinite? My father is about 69 and my mother is about 56. ठीक है। They are well off in Pakistan. They know like मुझे अगर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी शो करनी पड़ेगी, पर मुझे वे आउट नहीं नजर आ रहा था कि how can I make them stay more than 6 months? ऑलराइट, मैं अर्ज कर देता हूँ सर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। देखिए, पहले बताया जा रहा है कि शो के हमारा एंड भी हो रहा है, तो मैं इसका जवाब दूंगा, फिर एक क्लोजिंग रिमार्क दूंगा। आपने बोला कि आपकी बहनें माशाल्लाह ब्रिटिश सिटीजन्स हैं और आप Tier 2 पे हो। आप क्योंकि Tier 2 पे हो तो आप अपनी वाइफ और 18 साल के कम बच्चों के अलावा किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो हम बात आ जाती है आपकी बहनों के ऊपर। अब जो एल्डरली डिपेंडेंट वीज़ा कैटेगरी है उसकी थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हो गई हैं। अब एज वगैरह पे कुछ नहीं, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी पे भी कुछ नहीं। अब जो मेन आपने कंडीशन करनी है कि इलनेस, एज या कोई डिसेबिलिटी की वजह से आपके पेरेंट्स रोज़ के काम नहीं कर सकते और उसकी वजह से यू वांट टू कॉल देम हियर। आपने बोला दे आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ऑल्दो दे आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, क्यों आप कोई अरेंजमेंट पाकिस्तान में उनके लिए नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर केयर होम्स अवेलेबल इन पाकिस्तान। ऑफ कोर्स आप सभी टीवी पे बोल रहे होंगे कि तारिक भाई उनके तो हालात बड़े ख़राब हैं, बट ऑल दैट थिंग यू हैव टू पुट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अगेन बड़ा एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो लिस्ट आप मुझसे हासिल कर सकते हैं, उस लिस्ट को कंप्लीट करें, अप्लाई करें एंड देन वॉच व्हाट द होम ऑफिस डज। अगर नहीं देते वीज़ा देन यू हैव आर्ग्यूबल ग्राउंड कि आप कोर्ट में उसको चैलेंज करें, लेकिन आप यहाँ से स्विच नहीं कर सकते। तो और आपको पता है विजिट वीज़ा 180 डेज से ज़्यादा आप नहीं आ रह सकते, तो यू हैव टू देन गो थ्रू दिस रूट। मुझे बताया जाता है कि एंड ऑफ शो हो गया है आज। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस टुडे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं ईमेल की सूरत में, यू कैन सेंड मी योर ईमेल विद योर नेम एंड नंबर एंड आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच, ड्राइव सेफली और आपसे अब मुलाकात अगले हफ्ते होगी। अल्लाह हाफिज़।